मेरा नाम है दिवाकर। आप सभी का स्वागत है स्टारबोर्ड 05 में। इसमें हम आज की खुराक में बात करेंगे। एक कोट है और साथ में मौद्रिक नीति है, प्रीवियस स्टैटिक क्वेश्चंस हैं और विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन है, सेंटर है और साथ में अंतरिक्षयान है और हिंदी अनुप्रयोग है। स्टारबोर्ड साथ में आपके लगा हुआ है, ये हेल्प करेगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर हमेशा मौजूद है। साथ में देखिए ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है और ये प्रीवियस क्वेश्चंस, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इस पर ध्यान दे रहिएगा। और चलते हैं अब आज के कोट में। देखिए, विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क होता है। मैं कर सकता हूँ, यह मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह मेरा घमंड है। ऐसा गजनी में कहा गया, जो फिल्म थी उसमें गजनी का एक डायलॉग है, उसमें कहा गया है। विश्वास और घमंड क्या है? विश्वास मतलब ये है कि मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। जैसे मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं ये चीज़ खेल रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर मोबाइल में आप किसी ऐप पर वर्क कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर पर आप वो एक ऐप पर काम कर रहे हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप ये चीज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास विश्वास होगा आप, तो आप स्वयं वो चीज़ कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर वो विश्वास है तो ज़ाहिर सी बात है आगे चलकर वो सपना साकार होगा। अभी आपके पास फ्रेमवर्क है, इसलिए आपके पास ये चीज़ें चल रही हैं कि आप जाकर के आईटी में काम करेंगे, साथ में ऐप पर काम करेंगे। उसके बाद डेस्कटॉप से हो करके एक डेस्कटॉप वाला एक ऐप आएगा। मतलब यही चीज़ें चलती रहेंगी, कुल मिलाकर के वो सीरीज चलती रहेंगी। तो हमेशा एक के बाद सब जुड़ता रहेगा और वो जा कर के आगे चल कर ये कि विस्तार होगा, साथ में एक संयोग होगा और वो चीज़ निकल आएगा। मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, ये चीज़ था विश्वास। जबकि घमंड में ये था मैं ही कर चुका हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। मतलब ओनली की बात कर रहा है, मेरे सिवा कोई नहीं करता है। तो वो घमंड बोलता है कि मैं ये करता ही हूँ और कोई नहीं करता। मतलब स्वयं के बारे में, सेल्फ डिफेंस के बारे में बात कर, सेल्फ डिस्ट्रॉयमेंट के बारे में बात करता है, स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। इस तरीके से ये घमंड बोलता है। घमंड में हमेशा कटपीट जैसा चीज़ें मौजूद होती हैं। उसको काटता है, स्वयं को काटता है, वो दूसरे लोगों को नहीं करता। विश्वास किसको काटता है? वो दूसरे को काटता है। जबकि घमंड जो है वो स्वयं को काटता है। वो खाने के लिए दौड़ता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ये मतलब मैं ही कर सकता हूँ, पूरा बलशाल, मतलब पूरा ताकत लगा करके जोश और जुनून से बोल रहा है वो आदमी, मैं ही कर सकता हूँ। इसलिए वो क्या कर रहा है, घमंड में बोल रहा है। लेकिन वो आदमी अगर भाषा को परिवर्तित करके बोले मैं ही कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसे संवेदनाओं में अगर व्यक्त किया जाए, उस भाषा को बोला जाए, तो जाहिर सी बात है वो विश्वास से बोल रहा होगा। तो भाषा का परिवर्तन है, एक है भाव का परिवर्तन है। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब आते हैं, देखिए, पीआईबी है और द हिंदू है, डाउन टू अर्थ है, इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमी टाइम है, साथ में बीबी न्यूज़, दैनिक जागरण है। इस तरीके से देखिए, जो है इंग्लिश है, साथ में हिंदी है। इस तरीके से पेपर को एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर अलंकृत किया जाता है। तो देखिए, अब क्या करना है, आप जो है अपना हाथ पैर हिलाना डुलाना बंद कर दें और साथ में एक हेडफोन है उसको लगा कर अपने मोबाइल को, स्क्रीन को देखते रहिए। और देखिए, इसके हमारे जो लेक्चर्स हैं मौद्रिक नीति में, हम आएंगे भारत की मौद्रिक नीति में क्या क्या कर रहा है, इसमें देखते हैं भारत की मौद्रिक नीति क्या है। जैसे देखिए, भारत जो मौद्रिक नीति बनाता है वो क्या है। मौद्रिक को अगर हम समझना चाहें तो मौद्रिक का मतलब क्या है? मौद्रिक का मतलब रुपया है, मुद्रा। मुद्रा का मतलब ये है, पैसा है। और इसको नियंत्रण करेगा कौन? नियंत्रण करेगा इसको, नियंत्रण करता है कीमत को, स्थिरता लाएगा। ठीक है, स्थिरता साथ में पारदर्शिता जैसी चीजें लाएगा। कीमत क्या है? जैसे देखिए, कोई मूल्य है और उस चीज का मूल्य का मतलब 50 पैसे कुछ है, कीमत है, और उसको नियंत्रित करेगा, सिर्फ 50 पैसे में ही रखे और उसका वैल्यू हमेशा बरकरार रहे मार्केट में। 50 पैसे ही या 50,000 या 500 रुपये ही हो, और इस तरीके से मार्केट में वैल्यू को नियंत्रित करता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए,
तो मार्केट में अगर वैल्यू को नियंत्रित करेगा तो साथ में ये चीज़ समझ पाएंगे कि कैसे ये स्थिरता को ये समझ पाएगा या पारदर्शिता को समझ पाएगा। थोड़ा सा गले में खराश है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप कोरोना के ध्यान देते रहिएगा, साथ में ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो स्थिरता को अगर हम समझें चाहें या पारदर्शिता को हम समझना चाहें तो ये पारदर्शिता है क्या। 500 रुपये को अगर हम मेंटेनेंस करना चाहें तो कैसे मेंटेनेंस कर पाएंगे। इस तरीके से देखिए, वो चीज़ मार्केट में हमेशा फ्लक्चुएट हो या फिर फ्लक्चुएट ना हो, बल्कि वो हमेशा मेंटेनेंस में बरकरार रहें, बल्कि वहाँ पर मौजूद क्या होगा। वो जैसे एक है प्रेस है, स्त्री है, स्त्री का कीमत में उसके तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा, उसके कॉयल में, उसके बनावटी आकार में, उसके कीमत में कम कर दिया जाएगा, और रुपया 500 वही है, बल्कि यहाँ पर मूल्य को घटा दिया जाएगा। इस तरीके से मौद्रिक नीति में बदलाव होती है। तो क्या बदला है, इसमें रेट आया है, जैसे दर को बदल दिया गया है, किस दर से इसके भाव करना है। इस तरीके से मौद्रिक नीति में काम करता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्या है कि मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति में क्या होगा, एक समिति है, और जैसे समिति का मतलब 2-4 लोग रहे होंगे और समिति को निर्माण किए होंगे। कुछ साधारण सी बातें, बिल्कुल एक दोस्त रहे होंगे और उसका समिति में बनाए होंगे, मौद्रिक नीति जैसे लाए होंगे। मौद्रिक नीति के अध्यक्ष तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। अध्यक्ष कौन थे, उसको अगर समझना चाहें तो देखिए, सबसे पहले 24वें जो गवर्नर थे उर्जित पटेल थे, और उसके बाद 25वें आए 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2018 को आए, और इस दिशा में गवर्नर शक्तिकांत दास थे। ठीक है, शक्तिकांत दास थे। इस तरीके से देखिए, अगर शक्तिकांत दास आते हैं तो क्या कर पाएंगे। इस तरीके से इसमें रेट में थोड़ा सा परिवर्तन आया कि इसमें 5% या 10% की बढ़ोतरी कर जाए, या फिर यहाँ पर जीएसटी SC ST जैसी चीज़ें लाई जाएँ, कार को महंगा किया जाए, बिस्कुट को महंगा किया जाए, या तेल और साबुन को महंगा किया जाए, कोई खाद्य पदार्थ को महंगा किया जाए। साथ में ये चीज़ें समझ पाएंगे लोग, क्यों ये महंगा किया जा रहा है, क्यों ये स्थिरता को लाया जा रहा है। मौद्रिक नीति में बदलाव आने लगा। तो ये फ्लक्चुएशन है, इसको बरकरार रखना पड़ता है कि कब कम ज़्यादा हो रहा है, कम कम हो रहा है। ये एक तरीके से देखें ना, ये स्पेक्ट्रल चलती है, हमेशा कम होती है। आज देखिए कम हुआ है, अभी कार के वैल्यू या फिर मोबाइल की वैल्यू देखिए इस समय कम हुआ, ज़्यादा हुआ है, और दूसरा जब सीजन चलेगा ना तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी कम है और उसके बाद दूसरा सीजन चलेगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये हमेशा ये घटता बढ़ता रहता है, कोई निश्चित नहीं है कब ये घटेगा कब भी बढ़ेगा। लेकिन लगातार अभी मोबाइल की स्थिति क्या है, हाई रेट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर की देखेंगे डाउन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर हाई हो जाएगी। इसी तरीके से क्रमवत चलती रहती है, कुछ परिवर्तन नहीं होता, कुल मिलाकर यही करेंगे। अगर हम देखें तरलता के अनुपात की अगर हम बात करें तो कुल रुपए में से बैंक को जो चुकाया जाए, जैसे एक बैंक है, एक बैंक का कुल, या फिर एक कंपनी है उसका कुल आय जितना है, या फिर उसका मुद्रा कितना है, मुद्रा कहने का मतलब कितना है, मुद्रा जितना है, मतलब जान लीजिए 100 करोड़ रुपए है या फिर 400 करोड़ रुपए है। 400 करोड़ रुपए को अगर हम समझना चाहें कंपनी के हिसाब से, तो वो क्या करेंगे कि कंपनी में 400 करोड़ आया है, 400 करोड़ को हम क्या करेंगे, उस समय चुकाने के लिए 400 करोड़ का मटेरियल लाएंगे। ठीक है, बैंक से हम लोन लेंगे और 400 करोड़ बैंक को देना चाहेंगे, तो किस हिसाब किताब में देंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आएगी, वो है वो कागज पत्तर, वहाँ से लाया जाएगा और साथ में मटेरियल को खरीदा जाएगा 400 करोड़ रुपए की, और उसके बाद उस चीज़ को प्रोडक्ट किया जाएगा। एक के बाद एक चीज़ को क्षमताएं में व्यक्त किया जाएगा। मेरे पास 50,000 आए, 50 करोड़ आए, 50 करोड़ आए, इस तरीके से बैंक को धीरे धीरे दे दिया जाता है। इस तरीके से देखिए, मुद्रा में से लेने वाले होते हैं, यानी बैंकर्स जो होते हैं, चुकाने की क्षमताओं को व्यक्त करता है, उसको क्या कहते हैं, तरलता, यानी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बातचीत कर रहा है कि ये क्या करे, मुद्रा में से जो चुकाए, मुद्रा जो था कंपनी में 400 करोड़, और जो चुकाने वाला है कंपनी वाला, जो चुकाएगा किसको, बैंकर्स को, तो वो क्षमताओं को व्यक्त करता है। आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितने हिसाब से, 18% या 50%, कितने हिसाब से आप अर्न कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्न कर पाएंगे 18% या 30%, इससे ज़्यादा कंपनियां नहीं अर्न कर पाती, ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो कम से कम 5%, बिल्कुल फिक्स्ड है। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए क्या होता है
कि यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर समझना चाहें कि नीति का मतलब क्या है, मौद्रिक का मतलब क्या है, जैसे देखिए मौद्रिक में क्या क्या आता है, इसको अगर हम समझना चाहें तो मौद्रिक में क्या होता है, मुद्रा से संबंधित होता है। मुद्रा क्या है? पैसा है। तो अगर आप पैसे को अगर हम समझना चाहें तो कैसे हम समझ पाएंगे? तो देखिए, इसका समझना चाहें तो कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं है इसको में। देखिए कि जैसे हम अगर आरबीआई की बात करें या फिर सार्वजनिक बैंक या निजी बैंक के बारे में बात करें, मुद्रा किसके पास होता है उसके बारे में अगर हम समझना चाहें तो मुद्रा किसके पास होगा? दो बैंक होते हैं, एक होता है प्राइवेट होगा, एक होता है सरकारी, रिजर्व बैंक होगा। इस तरीके से मुद्रा किसके पास है? इसके पास है। तो दो बैंकों के पास जाएगा, एक प्राइवेट और एक रिजर्व बैंक के पास जाएगा। जो जो सरकारी बैंक होते हैं, गवर्नमेंट बैंक होती हैं, उसके एक प्राइवेटाइजेशन बैंक होता है। इस हिसाब से देखिए, जो सार्वजनिक जो चीज़ें हैं, जो रिजर्व बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया और या फिर पीएनबी हो गया, और या इसी तरीके बीओबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक ऑफ बिजनेस ओवरसीज, इस तरीके से भी बैंक ऐसे हैं जो सार्वजनिक, कुल मिलाकर के 12 बैंक हैं। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए 12 बैंक ये हो गया, और साथ में ये देखिए 21 बैंक जो है निजी क्षेत्र से हैं। निजी क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि ये सेंट्रल नहीं चलाती है, बल्कि ये प्राइवेट लोग चलाते हैं। जो प्राइवेट व्यक्ति होते हैं वो वहाँ पर पैसा जमा करते हैं और साथ में कागज पत्र रखते हैं। वो देते हैं कि मेरा ये 400 करोड़ या 50 करोड़ रुपए है, वो बैंक में जमा करते हैं। इस हिसाब से बैंकर्स चलती रहती हैं। सब लोग पैसा वहाँ पर जमा करते, कोई और नहीं जमा करता, बल्कि प्राइवेट लोग जमा करते हैं। सरकारी लोग नहीं होते कि ये 50 करोड़ रुपए किसके खाते में है, सरकार के खाते में से दे दिया गया बैंकर्स को, और इस हिसाब से 50 करोड़ रुपए कौन लाए? प्राइवेट लोग जमा कर दिए। इस हिसाब से 100 करोड़ रुपए एक बैंक में जमा है, और लेना देना यही चल रहा है। इस देखिए गवर्नमेंट कितना दिया? 50 करोड़ रुपए दिया, और 50 करोड़ कौन दे रहा है? यहाँ पर प्राइवेट लोग दे रहे हैं। ठीक है, जब प्राइवेट लोग दिए तो साथ में ये बैंक चलने लगी, उसका सूद ब्याज सब आने लगा, और बैंक धीरे धीरे डेवलप करने लगी। और यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, जो संपत्तियाँ होती हैं, या फिर खाता धारक होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो जो सार्वजनिक बैंक हैं या फिर निजी बैंक हैं, कितने टाइप के होते हैं? एक है एचडीएफसी है, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या फिर एक्सिस बैंक हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम समझें तो यहाँ पर देखिए 50 करोड़ रुपए ये लोग देते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए ये दे दिए, जो जिस हिसाब का बैंक था। मान लीजिए एचडीएफसी था या फिर आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक था, ये 50 करोड़ रुपए ये दिए। और जो बैंक में गया था जो व्यक्ति, जैसे मैं गया था उस बैंक में, तो हमने कितना दिया? 50,000 दे दिया। इस हिसाब से कितने लोग गए? 100 लोग गए, या 50 करोड़, कम से कम 1 लाख लोग गए यहाँ बैंक में, गए अकाउंट खुलवाए और 50-50 हज़ार ट्रांसफ़र कर दिए। कोई तो ज़्यादा करता है। इस हिसाब देखिए कितना आया? 50 करोड़ रुपए आ गया एचडीएफसी बैंक में। 100 करोड़ ये हो गया, और ये हो गया कितना कुल मिलाकर के? तो ये प्राइवेट हुआ। देखिए एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर है, साथ में आईसीआईसीआई ये प्राइवेट है, एक्सिस बैंक भी प्राइवेट है। ठीक है, तो ये देखिए 50 करोड़ रुपए कौन लाया था? बैंक लाई थी, और जबकि 50 करोड़ रुपए लोग लाए थे, वो भी प्राइवेट लोग। ठीक है, इस हिसाब से ये बैंक भी प्राइवेट की तरह चलने लगेगी थी। तो देखिए कुल मिलाकर के बाजार की जो संपत्तियां होती हैं वो 30% एसबीआई के पास है सार्वजनिक क्षेत्रों में, जबकि सब कुछ हिस्सेदारी या शेयर धारक के पास होती है। जैसे देखिए 50% अगर हम बात करें तो शेयर धारक कौन होगा यहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर में। जैसे मैं गया शेयर अपना, कम से कम हम गए कम से कम 2 करोड़ रुपए लेकर के शेयर एक खरीदे, 2 बॉन्ड लेकर के गए, एक 100 करोड़ का, एक 100 करोड़ का। तो इस तरीके से बॉन्डिंग चले, दो मतलब दो 200 करोड़ का हमने बॉन्ड ले लिया, तो वो बैंक के पास 200 करोड़ हो गए। तो जब उसके पास गई तो कितने परसेंट पर गई? कितने परसेंट हुआ होगा? कम से कम 5% के हिसाब से गया होगा। तो देखिए
जब 5% हुआ था तो क्या हुआ होगा, जब 5% का अगर हम ब्याज मिलाएं तो क्यों मिलाएंगे, तो इसका मतलब यही हुआ, पाँच पाँच का कितना हो गया, 10%। तो 10% का आपको ब्याज हमेशा मिलता रहेगा, इस हिसाब से बैंक भी चल पड़ेगी। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, साथ में हम आगे चलेंगे। जैसे कुछ हमारे पास योग्यताएं होती हैं, प्रतिभूतियां होती हैं, जैसे विपणन होती है, संपत्ति या धन जल्दी से जल्दी जमा कर दें या फिर कुछ ऐसा कारोबार होगा। तो अगर हम इसको समझना चाहें, एक है हमारे पास और नियम है, उसके बारे में हम बातचीत अगर समझना चाहें। जैसे अकाउंट रिसीवेबल होता है, देय खाता होता है या प्राप्त खाता होता है। जैसे धन है कोई, ठीक है, कोई धन है हमारे पास, या उस धन को किसी कंपनी के ग्राहक की वस्तुओं के लिए जमा किया जाए। कोई क्या है, वस्तु है और वो कंपनी के लिए जमा किया जाए। वस्तुएं हैं यानी पैसा है, वो कंपनी के लिए जमा किया जा रहा है और भुगतान नहीं किया जाए। क्या किया जाए, जो पैसा था जमा तो गया, लेकिन कितना गया पता नहीं, लेकिन भुगतान जो सामान खरीदा गया था, जैसे आपने अंडा खरीदा और अंडा खरीदने के बाद आपने क्या किया, वो भुगतान आपने स्वयं नहीं किया, किसी के जरिए वो रोक दिया गया क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। तो ये इसलिए प्राप्य खाता होता है। पूरा खाता आपने पैसा जमा ही नहीं किया, जो अंडे लिए थे आपने पूरा पैसा जमा ही नहीं किया। कितने का, मान लीजिए आपने 100 रुपये का पैसा, 100 रुपये का अंडा लिया, तो जाहिर सी बात है 100 रुपये का अंडा लिए होंगे तो कितना पैसा दिए होंगे, तो कुल मिलाकर के आप 80 रुपये दिए होंगे, 20 रुपये बाकी रहा होगा। तो ये 20 रुपये जो बाकी है, इसी को प्राप्य खाता कहते हैं। हमेशा ये चलता रहता है, हमेशा ये मौजूद होता है। आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे और हमेशा इसी से 80 रुपये या 20 रुपये या 60 रुपये ऐसे जमा करेंगे, कुछ रुपये बाकी रहेगा, इसे प्राप्य खाता कहते हैं। तो इस तरह देखिए, अब आगे चलते हैं। तो पैसे का भुगतान जो नहीं किया है वो मौद्रिक प्राधिकरण के लिए या सेंट्रल बैंक या अर्थव्यवस्था के ब्याज को नियंत्रित करेगा। कौन नियंत्रित करेगा, ये प्राप्य खाते लोग कि नियंत्रण करेगा कि हम इसको कैसे नियम के अनुपात इसको चलाएं। जो आपने 20 रुपये जो बाकी रखा था या 30 रुपये या 60 रुपये, वो आप बराबर की मात्रा में क्यों लाएं, बराबर में मात्रा में दें। जैसे आप 20 रुपये बाकी रहे, कल आप 40 रुपये बाकी रखे, तो रेशियो अगर हम मिलाएं तो कैसे मिलाएंगे। तो इस हिसाब से देखिए, अगर रेशियो अगर मिलाना हो तो आप रेशियो मिला सकते हैं, इसको कहते हैं प्राप्य खाता। ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से चलता है। और इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आर्थिक रुकावट में भी आता है। तो आर्थिक रुकावट को हम समझना चाहें तो कैसे हम समझेंगे, क्योंकि जो चीज़ें समझना चाहें तो क्यों हम समझना चाहेंगे। तो देखते हैं, तो आगे देखते हैं कि मूल्यों को स्थिर करने का या फिर विराम लगाने के लिए, मूल्यों को बढ़ाने के लिए इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए अब आगे कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस हिस्ट्री क्वेश्चन का, कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने के लिए कौन सा निर्णय लेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है, एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने के लिए कौन सा निर्णय लेगा। मौद्रिक नीति में क्या था, वो परसेंटेज को कम या ज़्यादा करने के लिए, परसेंटेज जान सकते हैं। मौद्रिक रुपए को लेने देने के लिए जो नीति बनाई गई थी, आरबीआई ने बनाया था, वो क्या था, वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती, अनुकूलता में लाना। तो देखिए, तरलता क्या है, तरलता जैसे आपका पैसा है, ठीक है, कोई आपके पास पैसा है, तो वो पैसा है वो बराबर की मात्रा में कैसे बहेगा। जैसे 5 रुपये है या 10 रुपये है या 100 रुपये है, वो बराबर आपके पास मौजूद कैसे रहेगा, आप कमाएंगे तभी मौजूद रहेगा, ये साधारण सी बात है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं कह रहा है, यहाँ पर अनुपात में कटौती की बात कर रहा है। किस हिसाब से अनुपात में कटौती किया जाए या फिर अनुकूल बनाया जाए कि वो चीज़ हमेशा मौजूद रहे, 100 रुपये ही मौजूद रहें, इससे ज़्यादा ना मौजूद हो, इससे कम ना मौजूद हो, बराबर की मात्रा मौजूद हो आपके पास, मतलब पर डे के हिसाब से बात समझना चाहें तो। अब आगे चलते हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा बढ़ोतरी होती है। सीमांत का मतलब क्या होता है, या अस्थायी सुविधा दर की बढ़ोतरी। सीमांत का मतलब एक लिमिट है और उसके साथ स्थायी सुविधा दर में बढ़ोतरी, यानी एक ऐसा रेशियो है
कि स्थायी रूप से सुविधा दे, दर में बढ़ोतरी करे, स्थायी रूप से दर में बढ़ोतरी करे। इस तरीके से भी ये दर को बरकरार रखता है, रेट को बरकरार रखता है। अब आगे देखते हैं रेट, बैंक रेट और रेट में कटौती। बैंक रेट क्या होता है और रेट में कटौती। बैंक रेट कितना कहता है, बैंक रेट क्या है। जैसे आप बैंक रेट में अगर जाइए तो 8.4 या 8.1 कुछ लाता है, ऐसा है, या फिर 9% के हिसाब से अगर हम बात करें, या 1% के हिसाब से बात करें, तो आपको इतना ब्याज मिलता है। ये है बैंक रेट है, या रेट में कटौती, इतना रेट आपका कटेगा या फिर 9% आपको देगा, कुछ ऐसा ही है वहाँ का रूल। तो 1% हुआ और 9% हुआ, इस तरह देखिए क्या कह रहा था। विस्तारवादी नीति अपनाने के लिए कौन सा निर्णय सही होगा। तरलता को अनुपात में कटौती करेंगे या वो चीज़ को बरकरार रखेंगे, ऐसा होगा। या अस्थायी रूप से दर के ऊपर क्या होगा, बढ़ोतरी किया जाएगा। अस्थायी रूप से दर में बढ़ोतरी किया जाए, जैसे 5% है, कल जाएगा 5.5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगी, इस तरीका से चलेगा। तो क्या होगा, मौद्रिक नीति में भी स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर सीमांत जैसी चीज़ें आएंगी, स्थायी रूप से ये चीज़ें परिवर्तित होगा। और बैंक रेट कटौती नहीं होगी, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सीमांत स्थायी रूप की दरों में बढ़ोतरी होगी। ठीक, तो चलिए अब आगे हम आते हैं। यहाँ पर इसरो में हम ये देख पाते हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की क्या कह रहा है। तो अगर इसको हम समझना चाहें इसरो को, तो विक्रम साराभाई को, तो हम अच्छे समझ पाएंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। तो देखिए इसरो कहाँ पर है, इसरो है हमारे यहाँ पर, इसरो जो है हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद बेंगलुरु ऐसे ही राज्यों में स्थित है। ये पूरा का ये यहाँ पर मायाजाल है, वहाँ पर स्थित है। तो आगे देखिए हम इसको हम बना रहे हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, बीएसएससी, विक्रम साराभाई बीएसएससी वैज्ञानिकों का मानव रहित यान को बनाया गया है, जो कक्षा में स्थापित करना था। गगनयान को बनाया गया, अंतरिक्ष यान को बनाया गया था, जो गगन में यानी अंतरिक्ष में स्थापित करना था। ऐसा कुछ उनका विक्रम साराभाई का उद्देश्य था। ठीक है, अभी एसएससी जो निदेशक थे एस उन्नन किशन नायन ने एक्यूलेटर क्यू माइन्यूलेटर मॉड्यूल, ये देखिए जो सिक्यूलेटर क्यू मॉड्यूल यानी एससीएम के मापदंडों को जो है परीक्षण किया गया है। साथ में एस्केप सिस्टम लंबी ठोस कठोर लॉन्च व्हीकल से अलग करने के लिए 36,000 किलोमीटर पर स्थित किया गया है। देखिए एस्केप सिस्टम क्या होता है, जैसे वहाँ पर जब 36,000 किलोमीटर पर कोई चीज़ें चलेगी या फिर सेटेलाइट जब चलेगा तो क्या करेगा, वहाँ पर जा कर के 36,000 किलोमीटर जैसे ही पहुँचेगा तो सारी चीज़ें वहाँ पर जो सिस्टम्स हैं वो अलग अलग होने लगेगा, अलग अलग होगा। तो वहाँ पर सब पूरा सिस्टम चीज़ें जैसे वहाँ पर खोला जाएगा हूबहू वो फोल्ड होता चला जाएगा। इस तरीके का 36,000 किलोमीटर पर ये एस्केप एक सिस्टम लगाया जाएगा, ये सब कुछ एक जगह पर मौजूद हो ताकि ज़्यादा चीज़ें तोड़ फोड़ ना हो। तो ऐसा है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड एंड लास्ट स्टेज क्या कह रहा है। इसके अगर हम समझना चाहें तो ये एक तरीका है, हम ये बताएंगे कि जो सिंक्रोनोजस सेटेलाइट्स है वो क्या करता है, उसके बारे में अगर हम देखें तो अब हम सेटेलाइट को एक लॉन्च व्हीकल से हम लाएंगे एक स्पेस में, या फिर एक स्पेस में हम छोड़ना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या प्राविधान है, उसके इंजन्स में क्या इंजन में क्या बदलाव करेंगे, या फिर इंजन को कैसे बनाएंगे, इंजन में कितनी प्रकार की चीज़ें लगाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें बताया जाएगा। जैसे इंजन में 3 टाइप के इंजन होते हैं इसमें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इस हिसाब से फर्स्ट में ये होगा जो फ्यूल के बारे में बात करता है, क्योंकि इंजन चलेगा तो फ्यूल ज़रूरी है, जो उसको क्या चाहिए, किस टाइप का फ्यूल चाहिए ये भी चाहिए। तो फ्यूल है तो फ्यूल ही क्यों, कौन सा फ्यूल चाहिए, पहले तो लिक्विड है, पहले तो ठोस है, उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद क्या है ये सॉलिड है। इस हिसाब से ठोस द्रव गैस, गैस ठोस द्रव ऐसा ही है। तो देखिए हमारे पास पहले ठोस है, सॉलिड चीज़ हम लाएंगे, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम डाई नाइट्रामाइड या अमोनियम
फ्लोरेट या पोटेशियम नाइट्राइड। इस हिसाब से ये देखिए कि MnO4, जैसे देखिए कि MnO4 जो है एक एजेंट है। जैसे ये पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम डाइनाइट्राइट, जो अमोनियम फ्लोरेट, या फिर इन चीज़ों को मिश्रण करेंगे तीनों को, तो ये चीज़ एजेंट के रूप में कौन काम करेगा, KMnO4। इसको याद कर लीजिएगा, ये एक एजेंट है। उस चीज़ को जब मिश्रण करेगा तो वो चीज़ें तड़क भड़क नहीं होंगी, आपस में विस्फोट होने की संभावना नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के जब एजेंट लगेंगे तो वो चीज़ें टूटेंगी नहीं, वो चीज़ें हमेशा बरकरार रहेंगी। वो बरकरार इसलिए रहेंगी कि सब कुछ को ये मिश्रण करके रखेगा। टूटने का मतलब है कि न तो ज़्यादा टेम्परेचर को घटाएगा, न तो ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाएगा। इस हिसाब से ये चीज़ KMnO4 करता है। अगर हम पहले पुराने मॉडल पर बात करें तो वहाँ पर RDX को रखा जाता था। जैसे फर्स्ट जो युद्ध हुआ था उस समय 1942 में, तो उस समय अगर हम बात करें 1942 1935, इस हिसाब से अगर हम बात करें गंध यानी RDX जो हम इस्तेमाल किए थे उस समय में, गंधहीन होता है या फिर स्वादहीन या सफ़ेद होता है या हेक्सोजोन होता है, इस हिसाब से वो था। उस समय में ये इस्तेमाल किया जाता, लेकिन आज जो है ये आया, KMnO4 आया, या फिर अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम डाइनाइट्रेट या फ्लोरेट, इस तरीके से इसको मिश्रण किए और ये फर्स्ट इंजन को ये क्या किए, बना लिए। इसमें 4 टाइप की ये सेल्स होते हैं, ये 8 टाइप की, ये 4, ये 8, ये 3 इधर हैं, 4 इधर हैं, उस हिसाब से देखिए 4 उधर होंगे। ठीक है, 8 सेल्स लगे हुए हैं और इसी इंजन में फिट है ये चीज़ें। अब ये कितना होगा, कम से कम ये जाएगा 54 किलोमीटर ऊपर में, यानी हमारा ये पृथ्वी का लेयर छोड़ देगा, ये चारों, ये 8 इंजन बाहर आ जाएंगे, छोड़ देगा, ये घूम जाएगा। ये इसमें से एक घूर्णन होता है, ठीक है, घूर्णन दर प्रति वेग जो है, परिवर्तन की प्रति वेग होता है, यानी प्रतिरोध होता है, उसको हमेशा घुमा देता है, और घुमाने के बाद ये चारों 8 लोग अलग हो जाते हैं यहाँ से। अब आते हैं सेकंड इंजन पे। सेकंड इंजन क्या करेगा, गैस के बारे में बात करेगा। इसमें एक गैस होता है, गैस में क्या होगा, एक पाइप होती है, एक पंप होता है, पंप के जरिए वो चलाता है। जैसे देखिए पंप क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड जो था वो क्या था, उसके बारे में अगर हम समझना चाहें नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, उसका फार्मूला N2O। N2O क्या है, लाफिंग गैस है, ठीक है, लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड। ये इतना था 1772 में, 1772 में लाफिंग गैस को बनाया गया था, और इसमें एक जोसेफ प्रिस्ले इसके वैज्ञानिक थे, इसमें एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो हमारे पास मौजूद होता है। दोनों को मिलाएंगे और इस तरीके से पंप के जरिए इसको प्रवाहित कर दिया जाएगा, ठीक है। जब पंप के जरिए प्रवाहित किया जाएगा तो आगे चलकर ये पंपिंग करेगा, फिर यहाँ पर घूर्णन आएगा, और दूसरा इंजन भी कितने पर, 54 के बाद 60 किलोमीटर पर ये भी क्या होगा, 60 मतलब 600 किलोमीटर पर ये क्या होगा, फिर घूर्णन होगा, और उसके बाद क्या होगा, इसके सब कुछ पार्ट्स अलग हो जाएंगे। अब आ गया थर्ड वाला इंजन। हमेशा क्या करेगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण विस्थापित होगा, और साथ में न्यूटन का फर्स्ट नियम चालू रहेगा। मतलब जो चीज़ें जहाँ पर जिस अवस्था में बल लगाएगा उसी अवस्था में चलता रहेगा, पहला नियम यही कहेगा, ठीक है। यानी एक्शन का रिएक्शन नहीं कहेगा, जिस वेग से चल रहा है उसी को मेंटेन करके रखेगा। तो मेंटेन किया और साथ में ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं, ठीक है। और 36,000 किलोमीटर पर जैसे पहुंचा, और यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच लगा होता है फर्स्ट इंजन में, और वो क्या करेगा, थर्ड इंजन की बात कर रहे हैं, थर्ड इंजन में एक ऑन ऑफ स्विच लेकर तो सब कुछ इंजन अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इंजन के बारे में हम समझ चुके हैं। अब आगे हम समझना चाहेंगे मॉड्यूल में क्या रखा है। मॉड्यूल सिस्टम ट्रांसोनियम या सवोनिक सुपरसोनिक वायु प्रवाह आकाश जोन में लगभग 60 किलोमीटर सेकंड से चलता है। देखिए जो 60 किलोमीटर प्रति सेकंड या 60 किलोमीटर प्रति आवर ये जो चलता है, वो क्या करता है कि ये जो चीज़ें हैं, तो इसको चलाने के लिए हम ये काम करते हैं।
तो उसको हम समझना चाहें तो एक सिस्टम है 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ये जो आकाश जोन में चलता है। ये मॉड्यूल सिस्टम ट्रांसोनियम है जो हमेशा ये चलता रहता है। और इसमें देखिए कितने मॉड्यूल थे, 110 मॉड्यूल थे अंतरिक्षयान में, और 3 पैराशूट की मदद से चंद्रमा को जमीन से उतारना था, जबकि वो उतरा नहीं था। ठीक था, ये इस हिसाब से ये अंतरिक्षयान चला था और बाद में फेल भी हो गया था। फिर हम उसमें बातचीत करेंगे। तीसरे हमारे चंद्रयान थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही काम करेगा। उसमें इसी पर पैराशूट पर भी बात कर रहा है, पैराशूट के हिसाब से वो उतरे और वो चलना शुरू कर दे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यही था करंट अफेयर्स में और कुछ नहीं था। तो आगे देखते हैं क्या है कि ये देखने के लिए हम ये समझ पाएंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब देखिए प्रीवियस स्टडी क्वेश्चंस में क्या गया, भारतीय तट रक्षक प्रथम धारक एडमिरल वी एस थॉमसन, थॉमस थे, थामथ कामत थे, बी एस कामत, ये थे प्रथम एडमिरल थे। एडमिरल क्या होता है, तट रक्षक के लिए काम करते हैं, एडमिरल होते हैं। ठीक है, किसके लिए काम करते हैं, एडमिरल उसके लिए तट रक्षक के लिए काम करते हैं, इसके लिए। ठीक है, तो देखिए 3 सितारा इनके पास होती है, रैंकिंग के हिसाब से माना जाता है। 3 हिसाब से देखिए, नौसेना के वाइस एडमिरल, नौसेना के लिए वाइड एडमिरल, भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और वायुसेना के लिए एयर मार्शल होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब देखिए, फिर से अगर दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं। नौसेना के लिए वाइस एडमिरल होते हैं, और नौसेना के लिए वाइस एडमिरल, इसको याद कैसे करेंगे। वाइस के मतलब कि ये आवाज़ों के जरिए, हवा के जरिए चलते हैं। हवा जान सकते हैं, नौसेना में हवा चलता है। वो नाव जो थे ना पतवारे के लिए, वो हवा के जरिए वो क्या करता है, वो वाइस एडमिरल करता है, वाइस के जरिए वो चलता है। जबकि थल थल सेना क्या करता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, यानी लेफ्ट और राइट के जरिए से बात करता है, लेफ्ट मोड और राइट मोड, ऐसा होता है, लेफ्ट टर्न एंड राइट टर्न। वायुसेना में क्या होता है, एयर मार्शल होता है। वायुसेना में क्या होता है, एयर मार्शल होता है। वायुसेना के एयर से ही संबंधित है, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये सब देखिए, नौसेना क्या है कि 18 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कितने नौसेना, भारतीय नौसेना का कितने दिए, 18 अगस्त को मनाया जाता है। इस हिसाब से चलते हैं हम आगे। हिंदी अनुप्रयोग में आते हैं। हिंदी अनुप्रयोग क्या कहता है क्या नहीं करता। देखिए पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, वाटर इज ट्रांसपेरेंट लिक्विड। तो पारदर्शी का कहने का मतलब क्या है, वाटर हमेशा क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन इसका विपरीत क्या है, अपारदर्शी ओपेक होता है, यानी वो चीज़ें परावर्तित नहीं होती, बल्कि वो चीज़ें क्या होती है, हमेशा अ, ऐसा होता है, आर पार चीज़ें नहीं दिखाई देती, ओपेक होता है कुल मिलाकर के। और स्थिरता क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। देखिए, स्नेक आइज इज ऑलवेज स्टेबिलिटी, स्नेक्स आइज इज ऑलवेज स्टेबिलिटी, जो उसकी आंखें जो होती हैं हमेशा खुली की खुली रहती हैं, हमेशा स्टेबिलिटी रहती हैं, स्टेबलाइजेशन जैसा चीज़ें होती हैं। और इसका देखिए विपरीत क्या होता है, इनस्टेबिलिटी, ये माने अस्थिरता होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या मतलब है, अनस्टेबिलिटी होता है। क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन के, वी एग्जीक्यूशन आइसक्रीम विथ मनी, वी एग्जीक्यूशन आइसक्रीम विथ मनी। ऐसे देखिए एग्जीक्यूशन, जैसे हम जो है एक आइसक्रीम के जरिए एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं, यानी उस पर काम कर रहे हैं। आइसक्रीम से पैसा पर हम लोग काम कर रहे हैं, पैसा से हम लोग काम कर रहे हैं। आइसक्रीम जो है पैसा से खरीद रहे हैं, आइसक्रीम जो है पैसा से ले रहे हैं। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। और इसके विपरीत में अगर बात करें तो अबेंड कर रहे हैं, यानी छोड़ देना, अबेंड कर रहे हैं। तो विपरीत हो गया, ये शब्दकोश है, विपरीत हो गया इस तरीके से। तो अगर हम देखिए, अब हमारा जो स्टार्ट बोर्ड है वो एक हेल्प सेंटर खोल रखा है, जैसे यूट्यूब है और टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। तो सब कुछ ऐसे ही है। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मिल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ट्विटर है, ये देखिए यहाँ पर यूट्यूब है, यहाँ पर टेलीग्राम है।
चिड़ियों का चल पण अच्छा है, धूप का परिवर्तन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो संभाल रखा पेड़ पौधों को वो सत्यानाश कर रखा है। इस हिसाब से देखिए, न तो पेड़ है और ये न तो लोग हैं, सब लोग क्या है विपरीत में बातचीत कर रहे हैं। तो हमेशा खुश रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। चलते